गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग। कल हमने बात करी थी कैंसर पे, ठीक है, कि कैंसर क्या होता है, ठीक है ना। किस पर बात करी थी, कैंसर पर बात करी थी। और हमने देखा था कि अनियंत्रित वृद्धि जब किसी सेल में हो जाती है और वो रुकती नहीं है, यानी कि वो कंट्रोल वे में ना होकर अकंट्रोल वे में होती है, अनकंट्रोल वे में होती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कैंसर क्या है, दो प्रकार का है। एक तो क्या है आपका बिनाइन कैंसर है, ठीक है। एक आपने क्या पढ़ा था, बिनाइन कैंसर पढ़ा था कि जहाँ पर क्या है किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पे ये क्या होगी, स्थित रहती है, कैप्सूल के अंदर स्थित रहती है और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती। अगर प्राइमरी डायग्नोज हो जाए तो इसका इलाज क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, अगर किसी बॉडी पर हमारे बन गई तो रक्त के माध्यम से क्या करती है, जगह जगह फैल जाती है और ये ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ब्लड के थ्रू, जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन सब ऑल ओवर द बॉडी ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये जगह जगह पर फैल जाती है, ठीक है। तो ये जो कैंसर है मैलाइन कैंसर, ये ज़्यादा क्या है आपका हानिकारक, किसके बजाय, बिनाइन कैंसर के बजाय, मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैंसर के टू टाइप हैं, एक तो क्या है बिनाइन कैंसर है, दूसरा क्या है मैलिग्नेंट कैंसर है, ठीक है। इतना हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। फोटोज़ में जैसे आप देख रहे हैं कि लंग्स क्या है, लंग्स में एक उभार इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे सेल क्या हो रहे हैं, अनियंत्रित वृद्धि कर रहे हैं और एक गोला जैसा बन गया है। तो यही क्या हो रहा है कि हमारे किसी भी नॉर्मल ऑर्गन पर कभी जो उभार बन जाता है, ठीक है, सर्कल उभार बन जाता है, तो वो क्या होता है, ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर प्राइमरी स्टेज पर ये डायग्नोज हो जाता है तो इसका इलाज संभव है, अदरवाइज़ ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक। तो कारण पढ़ेंगे आज हम इसके। तो जो कैंसर है उसके क्या हैं कि वो कैसे फैलता है, ठीक है। तो पहला जो इसका कारण है वो क्या है, भौतिक कारण, ठीक है। दूसरा है रासायनिक कारण, तीसरा है जैविक कारण और चौथा है इसमें आनुवांशिक कारण, ठीक है। तो पहला देखते हैं, भौतिक कारण में क्या है कि अगर आयनाइजेशन विकिरण, ठीक है, मतलब रेडिएशन की वजह से एक्स रेज है, गामा रेज है, ठीक है, या परावैंगनी किरणें क्या है, अगर हम उनके संपर्क में बार बार आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेल में वो कैंसर सेल को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो भौतिक कारणों की वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है। दूसरा है इसमें रासायनिक कारण, रासायनिक मतलब कि किसी भी केमिकल के वजह से, ठीक है, किसी की केमिकल के संपर्क में जब हम बार बार आते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है। जैसे तंबाकू के धुएं में कार्सिनोजन, ठीक है, कार्सिनोजन होता है, वो क्या करता है, फेफड़ों के कैंसर के लिए क्या है, उत्तरदायी है। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ठीक है, तो सिगरेट में बेंजोपायरिन केमिकल होता है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। या जो लोग गुटखा पान वगैरह चबाते हैं तो वो क्या होता है, बार बार मुंह में रखे रहने की वजह से मुंह की सेल इरिटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, ठीक है, होता है मोस्टली, ठीक है। फिर भी क्या है कि हमारे समाज में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है, जबकि तंबाकू हो, सिगरेट हो या कोई भी अल्कोहलिक सब्सटेंस हो, उसके बाहर से लिखा भी जाता है कि इसका यूज़ क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी यहाँ क्या उसका अत्यधिक उपयोग होता है, जिसकी वजह से कैंसर के जो पेशेंट है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इवन पंजाब में तो एक कैंसर ट्रेन भी चलती है, ठीक है। वो केमिकल्स कैसे होते हैं कि वहाँ पर क्या है, खेती बाड़ी ज़्यादा होती है तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से खेतों में वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं और वो पेस्टिसाइड का जो केमिकल है खाने के माध्यम से या सांस लेने के माध्यम से उसके शरीर में चले जाता है और वहाँ पर क्या है, मोस्टली लोगों को क्या है, कैंसर हो जाता है। तो वहाँ पे मुंबई से वहाँ पे पंजाब से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलाई जाती है जो कैंसर ट्रेन के नाम से भी क्या है, मशहूर है। तो वो ट्रेन कैंसर रोगियों को पंजाब से मुंबई ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। तो केमिकल्स क्या होते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं। अगर वो हमारे शरीर, हम उनके बार बार संपर्क में जा रहे हैं या वो हमारे शरीर के संपर्क में आ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं,
ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ पेंट की बाल्टियाँ हैं या पेस्टिसाइड्स के डब्बे वगैरह को अगर हम क्या कर रहे हैं घर में पानी भरने के उपयोग में कर रहे हैं या कुछ खाद्य पदार्थ उनमें रख रहे हैं तो वो भी क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसा ना करें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जो हमारा वो है इसमें जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल कारक क्या क्या हो सकते हैं। दो हमने पढ़ लिए क्या क्या थे। एक तो फिजिकल फैक्टर भौतिक कारक, ठीक है, एक्स रेज हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, गामा रेज हो सकती है ना। तीसरा जो है वो है आपका जैविक कारक यानी कि जैविक कारक मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि क्या हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं जो मनुष्य में कैंसर उत्पन्न करने के लिए क्या है जिम्मेदार है, उनको ऑन्कोजेनिक विषाणु बोलते हैं। ठीक है, उनको ऑन्कोजेनिक विषाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो विषाणु होते हैं या वायरसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑन्कोजन विषाणु कहते हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर कॉज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या हो गया आपका, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका आनुवांशिक फैक्टर। ठीक है, आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो पहले जो सामान्य अगर हम अपने शरीर के सेल्स को देखें तो बोल रहे हैं कि सामान्य कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीन होते हैं जिन्हें कोशिकीय ऑन्कोजीन कहते हैं या उनको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सामान्य कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीन होते हैं जिन्हें कोशिकीय ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, सेल्यूलर ऑन्कोजीन कहते हैं या क्या कहते हैं, प्रोटो। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है कि यह विशिष्ट जीन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कैंसर के रूप में क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो ये क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन भी उनमें पाई जाती हैं। अगर किसी वो केमिकल की क्या हो रही है, प्रेजेंस में वहाँ पे आ जा रही है या केमिकल की क्षेत्र है केमिकल वाला उसमें हम चले जा रहे हैं, तो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है किसमें बदल जा रही हैं, जो कैंसर सेल्स होती हैं उसमें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। यानी कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है या कोशिकीय ऑन्कोजीन है उनका स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर वो किसी केमिकल के संपर्क में आती हैं। फिर से देखिए कि जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ ऐसे जीन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, कल हमने बात करी थी कि जो कैंसर है उसकी स्टडी को ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। बताया था ना आपको कि जो कैंसर का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, ऑन्कोजीन कहलाता है। तो हमारे सामान्य कोशिकाओं में क्या होती है, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं, सामान्य परिस्थितियों में तो कैंसर कॉज नहीं करती है, लेकिन अगर हम क्या किसी केमिकल या इस तरीके से संपर्क में आते हैं तो वो क्या होती है, उनका स्विच ऑन, अभी तक तो क्या स्विच ऑफ है ना, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे हम केमिकल या अन्य चीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं तो वहाँ पर इनका स्विच क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। इस तरीके से ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में क्या कर सकती है, कैंसर कॉज कर सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है आपका कार्सिनोजन। ठीक है, कार्सिनोजन क्या हुआ कि जो केमिकल या जो फैक्टर क्या कर सकते हैं, कैंसर को कॉज कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर जो क्या कर सकते हैं, कैंसर को कॉज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं। ठीक है, कार्सिनोजन बोलते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, देखिए पहला है आपका सिगरेट का धुआं। ठीक है, सिगरेट के धुएं में क्या पाया जाता है, एक तो भी बताया था मैंने आपको, बेंजोपायरन पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोसिड डाइमेथिलीन पाया जाता है। ठीक है, एन नाइट्रोसिड डाइमेथिलीन पाया जाता है, जो फेफड़ों के कैंसर को क्या करता है, इफेक्ट करता है, यानी कि फेफड़े में कैंसर कॉज करता है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें जो काले कण है, जैसे कोई कोयले की खदान में काम कर रहा है या अन्य जगहों पे काम कर रहा है जहाँ पे पार्टिकल्स या काले कण हैं, तो वो क्या होता है, आपका त्वचा कैंसर और फेफड़ों का कैंसर। क्योंकि धूल भरी जगहों में ना, कोयले का खदान है तो कोयला खोद रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल वहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो त्वचा उनके संपर्क में आएगी, हमारी जो बॉडी है। दूसरा क्या, जब हम सांस ले रहे हैं तो उसके जो सूक्ष्म पार्टिकल हैं वो हमारे फेफड़ों के नोज़ल के थ्रू क्या आ रहे हैं, नाक के थ्रू फेफड़ों में चले जा रहे हैं, तो ये भी क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। दूसरा है कवक विष है, ये भी यकृत में क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। फिर है मस्टर्ड गैस है, फेफड़ों का कैंसर कॉज कर सकती है। ठीक है, जहरीली गैस होती है मस्टर्ड गैस, तो क्योंकि गैस है तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस के थ्रू कहाँ, फेफड़ों में चली जाती है, जिसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है। ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड
ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर कॉज करती है, ठीक है। दूसरा है इसमें कोलतार है, बेंजोपायरिन है, ये सब त्वचा और फेफड़ों का कैंसर क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है। तो कैंसर कॉज करने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहला है आपका भौतिक कारक, दूसरा क्या है रासायनिक कारक, तीसरा क्या है जैविक कारक और चौथा क्या है आपका आनुवंशिक कारक, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कैंसर की पहचान और हम उसका क्योर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, ठीक। तो कैंसर की जो पहचान है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जिस सेल में भी या जिस ऑर्गन में क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर से उसकी कोशिकाएं लेकर उसका क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि बायोप्सी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक जांच करेंगे, जिस वजह से हमें पता चलेगा कि इस जो टिश्यूज़ हैं ये क्या है, कैंसर कोशिकाओं की बनी हुई हैं, तो इससे वो क्या हो जाएंगी, आपकी डायग्नोज हो जाएंगी। तो इसमें पहला आता है आपका बायोप्सी, ठीक है, और दूसरा क्या है प्रतिबिंबन तकनीकें हैं, और तीसरा क्या है रासायनिक परीक्षण है, चौथा इसमें है आणविक जीव विज्ञान, ठीक है। तो यानी कि जो भी पहचान करने के लिए जो हम तकनीकें अपना रहे हैं वो क्या है, 3-4 प्रकार की हैं। पहला क्या है कोशिकीय बायोप्सी परीक्षण, ठीक है, दूसरा है प्रतिबिंबन तकनीक जिसमें MRI या CT स्कैन कराते हैं, तीसरा है रासायनिक परीक्षण, ठीक है, और चौथा है आणविक जीव विज्ञान की तकनीक, ठीक। तो आप जिसकी पहचान है, अगर क्या हो रहा है, मैंने जैसे रोज़ ही बता रहे हैं आपको कि अगर ये प्राइमरी स्टेज पर डायग्नोज हो जाता है तो उस कैंसर से बचा जा सकता है, लेकिन जब वो एडवांस स्टेज में चला जाता है तो फिर कैंसर से बचना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी तो कराते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, किसी को वो सूट करती है और किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। पहला देखते हैं इसमें कोशिकीय परीक्षण में क्या है, इसमें क्या करते हैं हम सर्वाइकल स्मीयर परीक्षण जैसे परीक्षणों में हम क्या करते हैं, गर्भाशय ग्रीवा की कुछ कोशिकाएं खींच कर निकाल देते हैं माइक्रोस्कोप की वजह से, ठीक है, या ऐसे क्षेत्र जहां मूत्राशय का कैंसर हुआ है, ठीक है, तो उसको सूक्ष्मदर्शी से उसकी जांच की जाती है, ठीक है। दूसरा है बायोप्सी कि जहाँ पर क्या है कैंसर की संभावना को हम क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, तो उनका कुछ हिस्सा छोटा सा टुकड़ा निकाल कर उसमें क्या करते हैं, अभिरंजकों की मदद से क्या करते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, बायोप्सी में, ठीक। फिर आता है आपका प्रतिबिंबन तकनीक, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, या टेक्निक्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक्स-रेज़ की वजह से हम स्तन कैंसरों की प्रारंभिक जो मैमोग्राफी कहते हैं जिसको, उसकी वजह से जान सकते हैं कि क्या है, इसके स्तन में कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CT स्कैन, ठीक है। तो CT स्कैन में क्या करते हैं कि इसमें CT स्कैन कंप्यूटर व एक्सरेज दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक मशीन के अंदर शरीर को डाला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें 3 डायमेंशन में उसकी क्या आ जाती है, इमेज आ जाती है व्यक्ति की। तो उससे क्या होता है, जिस भी जगहों पर या जिस भी सेल में या ऑर्गन में क्या हुआ होगा, कोई भी अनवांटेड ट्यूमर क्रिएट हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन में इमेज में हमको क्या होगा, दिखाई देगा, जिससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, यहाँ पर कैंसर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो ये पूछा भी जाता है कभी कभी MRI का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इस तकनीक में क्या है, किस तरीके से क्या है, देखिए मशीन के अंदर बॉडी को डाला जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, फिर पूरे शरीर की स्कैनिंग हो रही है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कुछ शरीर में क्या हो रहा है, जो कैंसर है वो डायग्नोज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सही पता लगाया जाता है कि कौन से टिश्यू में हुआ है या कौन से ऑर्गन पे हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रतिबिंबन तकनीक में रोगी को एक विशालकाय खोखली बेलनाकार चुंबक पर क्या हो जाता है, लिटाया जाता है, ठीक है। फिर उसको क्या करा जाता है, पूरा चुंबकीय माध्यम में, ठीक, लिटाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी 3 डायमेंशन में पूरी इमेज क्या हो जाती है, आ जाती है। तो जिस वजह से फिर उसका क्या है, कैंसर डायग्नोज किया जा सकता है,
ठीक है। तो इसमें सही पता चल जाता है सिटी स्कैन और MRI जब हम किसी व्यक्ति की कराते हैं, तो जहाँ पर भी कैंसर होगा तो वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, और एक्यूरेट जो स्थिति है वो हमको पता चल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रासायनिक परीक्षण। ठीक है, केमिकल टेस्ट है, जैसे कि कुछ प्रकार के कैंसर में कैंसर विशिष्ट एंटीजनों के विरुद्ध क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। उसके आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए। कुछ प्रकार के कैंसरों में कैंसर विशिष्ट एंटीजनों के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, तो उस बेसिस पे भी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है। फिर है एंडोस्कोपी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। और लास्ट है आपका आणविक जीव विज्ञान की तकनीक है, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं हम जो आणविक जीव विज्ञान की तकनीकें हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि जैसे हम आणविक जीव विज्ञान की तकनीकों में जीनों की जांच पड़ताल की जाती है, जिसकी वजह से कि पता चलता है कि ये क्या है, वंशागत हो सकता है या किसी केमिकल की वजह से हुआ है, तो उससे द्वारा भी क्या है, पता लगाया जा सकता है। ठीक। अब देखते हैं कि इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो उपचार है वो कैसा होता है, एक तो शल्य चिकित्सा द्वारा हो सकता है, यानी कि सर्जरी के द्वारा हो सकता है। ठीक है। कैंसर का जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो कैसे हो सकता है, अगर वो प्राइमरी स्टेज पर क्या है, डायग्नोज हुआ है, तो उसकी सर्जरी की सकती है। जैसे आपका बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है, कहीं पर हुआ है, गांठ बनी है, तो क्या होगा, उसका सर्जरी के द्वारा उस हिस्से को ही क्या कर दिया जाएगा, काट कर अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, उससे कैंसर से बचा जा सकता है। ठीक है। फिर दूसरा इसमें विकिरण चिकित्सा, यानी कि रेडिएशन थेरेपी। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनको डायग्नोज किया जाता है पहले, और उसमें क्या कर दिया जाता है, फिर रेडिएशन थेरेपी के द्वारा जो कोशिकाएं कैंसर को, जहाँ पर भी कैंसर कॉज वाली जो सेल्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रासायनिक चिकित्सा या कीमोथेरेपी। सुना होगा आपने कीमोथेरेपी के बारे में, ठीक है, टीवी या पिक्चर्स वगैरह में। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि इसमें क्या दी जाती है, अनेक रासायनिक औषधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि ट्यूमर के विरुद्ध क्या करती है, काम तो करती हैं, लेकिन ये सामान्य कोशिकाओं में भी क्या करती है, दुष्प्रभाव दिखाती है। जैसे बालों का झड़ना है, ठीक है, एनीमिया है, ठीक है, जी मचलाना है। तो इसमें क्या है, कीमोथेरेपी अगर किसी व्यक्ति को सूट कर जाती है तो उसमें वो बच सकता है, अदरवाइज अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी रासायनिक चिकित्सा। पहला क्या है इसमें, शल्य चिकित्सा। ठीक है, कि अगर हमें क्या हो गया, प्राइमरी स्टेज में अगर कैंसर डायग्नोज हो गया है तो हम शल्य चिकित्सा सर्जरी के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। दूसरा है विकिरण चिकित्सा, यानी कि कैंसर कोशिकाओं पर हम रेडिएशन डाल सकते हैं, और जहाँ पर भी कैंसर हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एंटी कैंसर ड्रग दे दी जाती हैं, जिसकी वजह से कैंसर ठीक हो जाता है। ठीक है। फिर है आपकी रासायनिक चिकित्सा या कीमोथेरेपी। इसमें क्या करा जाता है, रासायनिक औषधियाँ दी जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, कैंसर कोशिकाओं पे तो इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन सामान्य जो कोशिकाएं हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट दिखाती हैं। ठीक है। और लास्ट है इसमें आपका प्रतिरक्षी चिकित्सा। ठीक है। प्रतिरक्षी चिकित्सा में क्या है कि जो ट्यूमर की जो कोशिकाएं प्रतिरक्षी तंत्र के प्रभाव से बची रहती है। ठीक है। प्रतिरक्षी यानी कि जैसे आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स के उनको क्या करता है, डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इन सेलों के प्रति क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इसको समझते हैं पहले। क्योंकि उसको पता है कि वो हमारे ही शरीर की कोशिकाएं क्या हो रही हैं, बार बार डिवाइड कर रही हैं। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम रोगी को वाई इंटरफेरॉन देते हैं, यानी कि गामा इंटरफेरॉन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इंटरफेरॉन देते हैं,
इंटरफेरॉन देते हैं तो क्या होगा कि उसमें से कुछ इसके साथ कुछ ऐसे इंटरफेरॉन दिए जाते हैं जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या कर देगा, इन जो सेल बार बार जो डिवाइड हो रही हैं उनको क्या कर लेगा, पहचान लेगा और उसको क्या कर देगा, वहाँ से हटा देगा। ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा इसके अंदर क्या करेगा, वर्क करेगा और जो भी कैंसर कॉज करने वाली जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि हम कैंसर का क्या क्या इलाज कर सकते हैं। ठीक है, अब है एक नया जो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा डेंड्रीमाउम कैंसर, तो इसमें भी क्या है, जो इसका इलाज क्या कर रहा है, इसकी संभावनाओं को देखा जा रहा है। ठीक है, इसको वेक्टर की तरह यूज़ कर कर कि इसमें किस तरीके से हम आगे काम करेंगे, इसकी संभावनाओं को क्या करा जा रहा है, देखा जा रहा है और नई नई रिसर्च इसमें किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार चिकित्सा में क्या क्या देखा हमने। पहले तो हमने क्या देखा कि शल्य चिकित्सा, ठीक है, यानी कि सर्जरी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। दूसरा विकिरण रेडिएशन थेरेपी, तीसरा हमने देखा कीमोथेरेपी और चौथा हमने देखा प्रतिरक्षी चिकित्सा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को से बच सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, हमें कैंसर के प्रति क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, और जो भी गुटखा, अल्कोहलिक, जो भी ऐसी आदतें हैं उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस के द्वारा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत से लोग, छोटे बच्चे तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और फिर वह हैबिचुअल हो जाते, तो ये सारी जो हैबिट्स हैं उनमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हम कैंसर से क्या कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ पे। ठीक है, थैंक यू।